as I come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, talk to the young generation. I get them song, but the bang, but you come to the bang with the. So hello. Good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी, अब आपका अगला वीडियो वन शॉट के रूप में मैं लेकर आने वाला हूं। इसके पहले मैंने डिमांड का चैप्टर पढ़ाया था जो कि चैप्टर नंबर 2 है आपकी फ्रैंक के बुक के हिसाब से। आपकी फ्रैंक बुक हिसाब से चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर बिहेवियर है, लेकिन मैं कंज्यूमर बिहेवियर अभी नहीं पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको सीरीज वाइज चैप्टर्स लेकर चलूंगा, मतलब डिमांड पढ़ाऊंगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा, सप्लाई पढ़ाऊंगा, मार्केट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा एंड देन उसके बाद मैं कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से ये करेक्ट अप्रोच होगा इस पूरी यूनिट को कंप्लीट करने का। तो बच्चा पार्टी आपको यही फॉर्म फॉलो करना पड़ेगा। और जैसा कि हम लोगों ने बोला है कि ये वन शॉट सीरीज है, इसको हम पूरा चैप्टर डिटेल में इस एक वीडियो के अंदर खत्म करने जा रहे हैं, जिससे किसी भी बच्चे को पार्ट्स में वीडियो ढूंढने की कोई जरूरत ही ना पड़े। बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आईएएससी बोर्ड के हैं और आप हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना चाहते हैं डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल के साथ, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस की तरह रोज आपको मेरे साथ पढ़ना है, तो हर दिन स्पार्टन्स की क्लास मैं लाइव एप्लीकेशन में लेता हूं। 5 PM टू 7 PM का इसका स्लॉट रहता है। इसके अंदर 3 बुक सेट्स और 2 माइंड मैप मैं आपके घर पर डिलीवर करूंगा। और इसका एडमिशन इसी 31 मई को क्लोज भी हो रहा है फॉर बैच 1। सिमिलरली आपका फतेह, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन करनी है, बी इट CUET, बी इट IP मैट, बी इट जेवियर्स और MHT CET, तो आपको हमारे फतेह कोर्स के अंदर एनरोल करना होगा, जिसका प्राइस होने वाला है मात्र 15,000 एंड इसके अंदर 10 बुक सेट्स आपको घर पर डिलीवर किए जाएंगे। याद रहे ये दोनों ही कोर्सेज डेडिकेटेड सिर्फ आईएससी के बच्चों के लिए होने वाले हैं। अगर आप किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो इन दोनों कोर्सेज में मत एनरोल करें। मूविंग अहेड, आपको जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सब कुछ अपने एप्लीकेशन पर अपलोड करते जा रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉइड या iOS पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल पर क्लिक करके ये आपको सेक्शन मिलेगा, यहां से सब कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये पूरा चैप्टर और एक एक चीजें हम आपको क्लियर करके पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चों पार्टी शुरू किया जाए आज की क्लास। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी है। क्या क्या सिलेबस में है मैंने आपको यहां पर क्लियरली लिखकर दिखा दिया है। और हमारे सिलेबस के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर न्यूमेरिकल, परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड के ऊपर पूछे जाएंगे, लेकिन केस स्टडी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। ये इलास्टिसिटी होता क्या है यार? देखो आसान भाषा में देखो, तुमने एक रबर बैंड देखा होगा, रबर बैंड में खिंचाव होता है। वैसे ही हम जब इलास्टिसिटी की बात करते हैं दैट टू डिमांड के चैप्टर के अंदर, तो इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड में कितना वेरिएशन आ रहा है बिकॉज ऑफ एनी डिटर्मिनेंट। किसी भी रीजन की वजह से डिमांड में जो चेंजेस आएंगे उसको इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब हमारे सिलेबस के अंदर हमें पढ़ना है प्राइस की वजह से जो चेंजेस आएंगे डिमांड के ऊपर, इनकम की वजह से जो चेंजेस आएंगे डिमांड के ऊपर, और सिमिलरली रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंजेस आएंगे डिमांड के ऊपर। अगर अभी तक तुम लोगों ने हमारा इसके पहला चैप्टर जो कि डिमांड है वो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर क्लिक कर लो, पहले वो वीडियो देखो वन शॉट के रूप में एंड देन आप ये पर्टिकुलर वीडियो फॉलो करिएगा। तो भाई अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह की है, तो पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग बेटा जी ईपी से डिनोट करते हैं। आसान भाषा में होता क्या है, प्राइस की वजह से डिमांड पर जो चेंज आएगा, चेंज इन प्राइस की वजह से जो चेंज इन डिमांड होने वाला है उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। सिमिलरली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग EY से डिनोट करते हैं। यहां पर कहने का मतलब है इनकम के चेंज आने की वजह से जो डिमांड पर चेंज आएगा उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। और क्रॉस इलास्टिसिटी को हम लोग EX और Y लिखते हैं, मतलब यहां पर
प्राइस चेंज होने की वजह से, प्राइस ऑफ गुड एक्स के चेंज होने की वजह से डिमांड ऑन गुड वाई क्या होगा। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के चेंजेस से क्या इंपैक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स के प्राइसेस चेंज होने से क्या इंपैक्ट आएगा। मतलब रिलेटेड गुड्स के बारे में हमको पढ़ना होगा क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं है। हमारी लैंग्वेज आपको क्लियर लग रही है ना, एकदम आसान आसान भाषा में हम लोग इस टॉपिक को आगे लेकर चल रहे हैं। तो चलो भाई सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और बेटा जी सबसे पहला टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब कहना क्या चाहते हैं, मतलब कहना चाहते हैं परसेंटेज चेंज। ये डेल्टा जो मैंने बनाया है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कहना ये चाहते हैं बेटा जी प्राइस के चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आने वाला है उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्या यहां तक सबको बात समझ में आ रही है। चले बेटा जी अब हम डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कितने टाइप्स की इलास्टिसिटी होती है। अब थोड़ा पेपर पेन लेकर रेडी रहना, मेरे साथ साथ नोट्स बनाना, बिकॉज मैं बहुत सारे ग्राफ्स बनवाऊंगा और सारी बातें आंखों के रास्ते दिल में उतारने वाला हूं। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक को हम लोग डिनोट करते हैं ईपी इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब समझते हैं, पहले तो उसको ग्राफ के थ्रू बताएंगे, फिर इसका आपको मतलब भी समझाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, मेरे साथ साथ बनाओ। यहां पर प्राइस है और यहां पे क्वांटिटी डिमांड। और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कुछ ऐसे बनेगी। ये क्वांटिटी है, ये डिमांड कर्व। कहना क्या चाहते हैं, मतलब प्रोडक्ट के प्राइस चाहे बढ़ जाएं, प्रोडक्ट के प्राइस चाहे कम हो जाएं, इस तरह की डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इनकी डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। ऐसा देखा जाता है इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज के केस में, सॉल्ट के केस में, मेडिसिन के केस में, शुगर के केस में ऐसा देखा जाता है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है। प्राइस कितना भी चेंज हो, डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं देखा जाएगा। जितनी डिमांड पहले थी उतनी डिमांड अभी भी रहेगी। इसी का उल्टा परफेक्टली इलास्टिक, जरा इसको थोड़ा सही कर देता हूं मैं, यहां पर गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा अपन सही कर देते हैं। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोले तो ईपी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब ये जब समझोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है हमारी डिमांड बहुत ही ज्यादा हाईली फ्लक्चुएट होती है। मतलब कहना क्या चाहते हैं सर, आओ जरा देखते हैं। ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व है, ये प्राइस है। अगर जरा सा भी प्राइस बढ़ गया, जरा सा भी प्राइस बढ़ गया, पी से पी डैश भी हो गया, तो कंज्यूमर कुछ भी नहीं खरीदेगा। मतलब कंज्यूमर की डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। मतलब इस ओपी प्राइस पर तो जितना मर्जी चाहो उतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स ने जरा सा भी प्राइस ओपी से ओपी डैश किया, कंज्यूमर कहेगा जाओ भैया हमको तुम्हारा सामान नहीं खरीदना, जाओ जाओ जाओ। तो इतनी तेजी से बायकॉट कर देते हैं। इसका कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परफेक्टली इलास्टिक भी एक सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं अपने डिमांड। तो ये ऑपोजिट केस है। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, जहां पर डिमांड बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं करेगी, और परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी। अब हम बढ़ते हैं बच्चा पार्टी अगले केस पर, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है ना। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है वो कंडीशन जहां पर ईपी इज इक्वल्स टू 1 होगी। कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं चेंज इन प्राइस जितना होगा उतना ही चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा। कहने का मतलब अगर 20% से प्राइस चेंज हो रहा है
तो 20% से ही क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होगा। चलो ग्राफ बनाकर देखें। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी डिमांड। ये मैंने जो डिमांड कर्व बनाया है ये यूनिटरी इलास्टिक का डिमांड कर्व है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, ये पी डैश, ये क्यू डैश। कहना क्या चाहते हैं, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अगर होगा तो उसे हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। अब अगला केस आता है बेटा इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन होती है व्हेन ईपी इज मोर देन 1। क्या सिचुएशन आती है? व्हेन ईपी इज मोर देन 1। कहने का मतलब व्हेन चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस। कहने का मतलब है बच्चा पार्टी, अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आए और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आए उसको हम लोग इलास्टिक डिमांड कहेंगे। आओ जरा इसको भी मैं आपको ग्राफ के थ्रू सिखाने जा रहा हूं। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो भाई, यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी डिमांड, एंड दिस इज अ डिमांड कर्व। अब तुम देखना भाई, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। प्राइस में थोड़ा सा चेंज और क्वांटिटी में बहुत सारा चेंज। चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस। अब अगला जो बनाने जा रहे हैं, यहां पर हम लोग थोड़ी सी एडिटर ने गलत हेडिंग डाल दी है, मैं सही कर देता हूं, ऐसी भी क्या बात है। चलो, यूनिटरी इलास्टिक पढ़ा, इलास्टिक डिमांड पढ़ा, अब पढ़ेंगे इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है बेटा जी? व्हेन ईपी इज लेस देन 1। क्या है बेटा? ईपी इज लेस देन 1। कहना क्या चाहते हैं? व्हेन चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब प्राइस में तो बेटा बहुत चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी उतनी चेंज नहीं होती दिख रही है। चलो इसको भी ग्राफ के थ्रू बताऊं, मेरे साथ साथ ये ग्राफ बना लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। ठीक है भाई, इस साल इकोनॉमिक्स का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना हर साल आता था। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो तुमको को मेहनत करनी बहुत पड़ेगी। इकोनॉमिक्स को बहुत लाइटली मत लेना, बच्चे सफर कर रहे हैं बिकॉज पेपर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल की तरफ जा रहा है। कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस आना शुरू हो रहे हैं। ठीक है ना भाई? चलो अब जरा मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। दिस इज अ डिमांड कर्व। अब देखना बेटा जी, ये पहले प्राइस था, ये क्वांटिटी थी। प्राइस में देखो बहुत चेंज आ गया और क्वांटिटी में थोड़ा चेंज आया। प्राइस में बहुत चेंज है और क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज है। इसको बोलते हैं हम लोग इनइलास्टिक डिमांड। अब बच्चा सोचता क्या है? बच्चा सोचता है कि यार मेरे पास इतने सारे ग्राफ हो गए, मेरे दिमाग में कैसे बैठेंगे? सर कोई ट्रिक बताओ। हाँ भाई, एक ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में ऐसे मत बना के आना, बिकॉज चीट कोड सिखाने जा रहा हूं तुम्हें। लो भाई, चीट कोड सीख लो, आराम से मजा आ जाएगा भाई। चलो चलो चलो, अब मैं आपसे बोलता हूं, आपको ट्रिक बताता हूं। एक ऐसे उल्टा एल बना लो, ठीक है ना? फिर इन दोनों पॉइंट से मिडिल पॉइंट पर एक लाइन निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच से एक लाइन निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच से भी एक लाइन निकाल लो, और अब इन लाइंस को एक्सटेंड कर दो। ठीक है ना भाई? अब देखो तुम्हें क्या होता है। ये वाली लाइन क्या है? ईपी इज इक्वल्स टू 0। ये वाली लाइन क्या है? ईपी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। बीच वाली लाइन क्या है? ईपी इज इक्वल्स टू 1, सॉरी, ईपी इज इक्वल्स टू 1। 1 के ऊपर क्या होगा? ईपी मोर देन 1, और 1 के नीचे क्या होगा? ईपी लेस देन 1। सबको समझ में आया? ऐसा ग्राफ याद रहेगा तो कभी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं होगी कि दिक्कत आ क्या रही है। सबको समझ में आ रहा है ना भाई? बना लोगे ना? चले अगले टॉपिक पे बढ़े। अब आता है मुद्दे वाला टॉपिक। यार हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो दो तरह से होती है। एक तो होती है पॉइंट इलास्टिसिटी, जिसका हम कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड से। अब जरा मैं तुमको एक यहां छोटू सा एक ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूं,
तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तुम देखना भाई, जैसे मान लो मैंने एक ये ग्राफ बनाया, डिमांड कर्व बनाया, ठीक है ना। अगर मैं इस डिमांड कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट पर, लेट से एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालूंगा तो उसको मैं पॉइंट इलास्टिसिटी बोलूंगा। और पॉइंट इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन किस मेथड से होता है? पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड से होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी आर्क क्या होता है? आर्क मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की इलास्टिसिटी, इसे बोलते हैं अपन आर्क इलास्टिसिटी। और आर्क इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन दो मेथड से होता है, या तो परसेंटेज मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, या तुम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे और काफी डिटेल में लेकर जाएंगे, इसीलिए नोट्स ना जरूर से डाउनलोड कर लेना भाई हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से, बहुत हेल्प होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड की, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आप परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मेथड को दो तरह से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हालांकि मैं अभी वीडियो के एंड में आपको भर भर के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, जिससे आपकी बेहतरीन सी प्रिपरेशन इसी एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हो जाए। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब तुम्हें को किसी भी चीज का अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो ना, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो डिफरेंस निकालोगे, अपॉन इनिशियल करोगे, इनटू 100। अब मेरी बात समझना बेटा, अगर मान लो यहां पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड दे रखा है, बोला है प्राइस 100 है, डिमांड 500 है। प्राइस जब फॉल हो गई तो डिमांड 1000 हो गई, विच इज फॉलोइंग लॉ ऑफ डिमांड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़े जा रही है। अगर हमको इस मेथड से आंसर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालेंगे ना। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले इसका डिफरेंस कितना है? 1000 माइनस 500, डिफरेंस कितना है? 500, अपॉन इनिशियल क्या है? इनिशियल 500 इनटू 100। तो यहां से कितना परसेंट आ गया? 100%। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे मेरी जान। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस पे कितना डिफरेंस है? 50, अपॉन इनिशियल कितना है? 100 इनटू 100। तो यहां से कितना परसेंट आ गया? 50%। अब इस फॉर्मूले में अगर हम पुट कर दें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है? 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 50, आंसर आ गया 2, मतलब ईपी विल बी मोर देन 1। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं? समझ में आ रहा है मैंने कराया कैसे? अब इसी मेथड को, ये तो परसेंटेज बोला, प्रोपोर्शनेट कैसे बोलते हैं इधर करके दिखाता हूं। इसे बोलते हैं ईपी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अब जो ये माइनस साइन है ये कुछ और नहीं बताता है, ये बताता है लॉ ऑफ डिमांड। तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अब अगर यही क्वेश्चन बताऊं, डेल्टा क्यू मतलब क्या है? यहां पर डेल्टा क्यू मतलब क्या है? चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है ना भाई। डेल्टा पी मतलब क्या है? चेंज इन प्राइस। पी मतलब क्या है? इनिशियल प्राइस। और क्यू मतलब क्या है? इनिशियल क्वांटिटी, है ना भाई। इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी। अब सेम फॉर्मूले से हम लोग यूज कर सकते हैं। डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू यहां पर चेंज कितना है? 500। डेल्टा पी कितना है? प्राइस में चेंज कितना है? 50। इनिशियल प्राइस कितना है? 100। और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 500। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दें, डेल्टा क्यू कितना है? 500। डेल्टा पी कितना है? 50। इनिशियल प्राइस कितना है? 100। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 500। आंसर कितना आ गया? 2, मतलब ईपी मोर देन 1। तो परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये समझ में आया। दोनों मेथड से कौन सा आइटम क्या कहलाता है, एक एक चीज आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है ना भाई। और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताना कि आपको ये वन शॉट सीरीज जो है, जो कि थोड़े लंबे वीडियो जरूर हो रहे हैं आपके लिए, 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो जा रहा है,
पर तुम्हें लग कैसे रहा, तुम्हें लग रहा है ये डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग डिटेल में एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं? अगर ये चीज अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही पूरा सिलेबस आपको कवर कराऊंगा बच्चा, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेथड एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ। तो चलिए इस मेथड को करते हैं। अब भाई यार एक्सपेंडिचर मेथड में ना आपको दो केसेस पढ़ने हैं और एक एक करके मैं दोनों केसेस आपको समझाने वाला हूं। केस नंबर 1 जो है इसके ऊपर आपको ना मैं आप बताता हूं, एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर आपको केस स्टडी बन के पेपर में पूछा जाएगा। केस नंबर 1 है व्हेन प्राइस फॉल्स। व्हेन प्राइस फॉल्स, जब प्राइस फॉल होगा उस केस में हम कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे। और दूसरा केस है केस 2 व्हेन प्राइस राइजेस, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, और जब प्राइस बढ़ेगा तब कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक एक करके मैं पूरा चीज आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं केस नंबर 1 बच्चा पार्टी। आओ समझते हैं। पहला एग्जांपल, यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी डिमांड है और यहां निकालने जा रहे हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? हम टोटल खर्चा कितना कर रहे हैं। लेट्स से मैंने 10 मोबाइल फोन खरीदे, एक मोबाइल फोन 1 लाख रुपए का आता है, तो 10 इंटू 1 लाख 10 लाख रुपए मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब देखो पहले प्राइस लेट्स से हमारी थी 60, पहले प्राइस थी मेरे पास 60 और मेरी जो डिमांड थी वो थी लेट्स से यहां पर 10, ठीक है ना? प्राइस 60 था, डिमांड 10 था, तो खर्चा कितना होता होगा? 600। अभी प्राइस 50 हो गया, प्राइस फॉल हो गया और डिमांड मेरी हो गई लेट्स से 15, डिमांड मेरी इंक्रीज हो गई, प्राइस के फॉल होने से डिमांड मेरी बढ़ गई। अब मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 750। अब ये केस समझना, जब प्राइस फॉल हो और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए इसको बोलते हैं ईपी मोर देन 1, इसको इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। तो कंक्लूजन यहां लिखेंगे, जब पहला केस प्राइस फॉल हो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो ये केस होता है ईपी मोर देन 1 का। ये बात समझ में आई तुमको? अब इसी के साथ में दूसरा केस बताने जा रहा हूं, मतलब पहले केस का ही दूसरा पार्ट, प्राइस क्वांटिटी डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर। अब मान लो क्या हो रहा है, पहले प्राइस 60 था फिर 50 हो गया, डिमांड 10 थी, खर्चा होता था 600, प्राइस फॉल हो गया, डिमांड बढ़ गई, 12 खर्चा होने लगा, 12 डिमांड हो गई, तो खर्चा कितना हो रहा है? 12 इंटू 50 600। मतलब प्राइस फॉल तो हो रही है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है दोनों ही सिचुएशन में। यहां पर होगा ईपी इक्वल्स टू 1, मतलब यहां पर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होगी। तो सेकंड कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया? अगर प्राइस फॉल होगा टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो उस केस में ईपी विल बी इक्वल्स टू 1। समझ में आया? थर्ड केस देखा जाए बच्चा पार्टी, थर्ड केस क्या है? थर्ड केस क्या है आओ देखते हैं। प्राइस क्वांटिटी डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस 60 है, डिमांड 50 है, प्राइस 60 पर 10 था, टोटल खर्चा हो रहा था 600, प्राइस 50 है, अभी डिमांड 11 हो गई और यहां पर खर्चा होने लगा 550। अब देखो प्राइस तो फॉल हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हो रहा है, इसको बोलते हैं ईपी विल बी लेस देन 1। और यहां पर तीसरा आपने कंक्लूजन लिखा, अगर प्राइस फॉल होगी टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल होगी तो ईपी विल बी लेस देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। ये तुमने पहला केस सॉल्व किया है, मेरे साथ साथ ये नोट करते चलो भाई। समझ में आ रहा है ना सबको? यार अब केस नंबर 2 को जरा देखा जाए। केस नंबर 2 बोल रहा है व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, जब प्राइस बढ़ेगा तब कैसे केस होंगे आओ समझते हैं। यहां मैं करने जा रहा हूं केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में भी पहला केस प्राइस क्वांटिटी डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस अब क्या होने जा रहा है? पहला हमने केस क्या पढ़ा? व्हेन प्राइस फॉल्स
और केस नंबर 2 क्या है? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, मतलब पहले प्राइस 50 था, अभी 60 हो गया। ठीक है ना भाई? पहले 50 था, डिमांड हुआ करती थी लेट्स से 15, खर्चा होता था हाउ मच? 750। अभी प्राइस 60 हो गया। अब 60 होने पर हमारी डिमांड हो गई लेट्स से 10 और खर्चा हो रहा है 600 रुपए। मतलब प्राइस फॉल हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर अगर हमारा फॉल हो रहा है, इस केस में उल्टा होता है, मतलब ईपी विल बी मोर देन 1। इसका भी कंक्लूजन लिख लो। इसका कंक्लूजन कैसे लिखोगे बेटा? जब प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा है, ईपी विल बी मोर देन 1। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और सेकेंड केस के ऊपर आते हैं। सेकेंड केस क्या बोल रहा है? प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस 50 है, डिमांड फिर 60। अभी देखो प्राइस 50 था फिर 60 हो गया। प्राइस 50 पर डिमांड थी लेट्स से 12,600 और 60 होते डिमांड कम हो गई, लेकिन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। प्राइस बढ़ रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट होगा देन ईपी विल बी इक्वल्स टू 1। अब यहां पर कंक्लूजन कैसे लिखोगे मेरे भाई? सेकंड कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा? जब प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो रहा है, इसका मतलब ईपी विल बी इक्वल्स टू 1। थर्ड केस के ऊपर आते हैं। थर्ड केस के ऊपर क्या आते हैं बेटा? आओ जरा थर्ड केस देखा जाए। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर। चलो भाई देखते हैं। प्राइस 50 है फिर 60 हो गया। टोटल डिमांड कितनी थी? लेट्स से पहले डिमांड थी मेरी 11, 550 का मेरा एक्सपेंडिचर होता था। ठीक है ना भाई? और अभी मेरा साथ क्या हो रहा है? मेरी डिमांड है 10, मेरा एक्सपेंडिचर 600 है। प्राइस बढ़ रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, इसे बोलेंगे ईपी विल बी लेस देन 1। मैंने क्या बोला? प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ये हो गया ईपी लेस देन 1। इसके ऊपर कंडीशनल लगाकर केस स्टडी पेपर में पूछे जाएंगे। तो काफी बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, स्पेसिफिकली एक्सपेंडिचर मेथड। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। ठीक है ना? और ये अगला मेथड क्या है मेरा? अगला मेथड है पॉइंट मेथड, जिसको हम जियोमेट्रिक मेथड कहते हैं। अब ये दो तरह से निकाला जाता है, दो तरह से निकाला जाता है। पहला है ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व का मतलब क्या है? ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगा तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। मान लेते हैं ये मेरा एक डिमांड कर्व है, यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी डिमांड है। इस डिमांड कर्व का नाम रख दिया मैंने लेट्स से ए बी। अब हमारा ये पॉइंट मेथड बताता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी कैसे निकालनी है। ठीक है? अब लेट्स से एक स्ट्रेट लाइन ए बी है जो कि हमारा डिमांड कर्व है। इस ए बी का एक मिडिल पॉइंट हमने ले लिया सी, सी बी का एक मिडिल पॉइंट ले लिया हमने डी, ए सी का हमने एक मिडिल पॉइंट ले लिया ई। अब हम हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे मैं ईपी एट पॉइंट बी। सबसे पहले निकालेंगे ईपी एट पॉइंट बी। इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे? इसका कोई लोअर सेगमेंट तो है नहीं, इसका लोअर सेगमेंट है 0, इसका अपर सेगमेंट कितना है? ए बी। अब 0 अपॉन एनीथिंग विल ऑलवेज बी 0, तो मतलब इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी आ गई? इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी 0 आ गई। अब लाओ हम लोग निकालते हैं इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए, मतलब ईपी एट पॉइंट ए। ईपी एट पॉइंट ए कैसे निकालेंगे? लोअर सेगमेंट कितना हो गया? लोअर सेगमेंट हो गया ए बी और अपर सेगमेंट कितना हो गया? 0। अब एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट।
इसका मतलब इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी होगी? इनफाइनाइट। चलो अगले पॉइंट पर निकालते हैं, ईपी एट पॉइंट सी पर निकालते हैं। ईपी एट पॉइंट सी, लोअर सेगमेंट कितना है? सीबी। अपर सेगमेंट कितना है? एसी। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, ये मिडिल पॉइंट है, नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा बराबर बराबर है बिकॉज ये मिडिल पॉइंट है, इसलिए क्या यहां पर इसको कट कर कर इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं बिकॉज दोनों ही इससे बराबर बराबर है। तो यहां पर क्या होगा? ईपी विल बी इक्वल्स टू 1। यहां पर क्या होगा? ईपी विल बी इक्वल्स टू 1। अगले केस पर आते हैं। अब वैसे तो लॉजिकली क्या है? 1 के ऊपर मोर देन 1, 1 के नीचे लेस देन 1। हम बात समझ में आ रहे हैं? हम इसमें फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमने कैसे निकाला, तो तुमने निकाला ये लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब अगले पे निकालते हैं ईपी एट पॉइंट ई। ई पर कैसे इलास्टिसिटी निकालेंगे? लोअर सेगमेंट कितना है? ईबी। लोअर सेगमेंट क्या है? ईबी। अपर सेगमेंट क्या है? एई। अब तुम ही बताओ, यहां पर जो लोअर सेगमेंट वो ज्यादा है अपर सेगमेंट से, इसलिए ईपी विल बी मोर देन 1। अब अगले पॉइंट पर निकालें, यहां पर क्या हो गया? ईपी विल बी मोर देन 1। अब इस डी पॉइंट पर निकालते हैं, ईपी एट पॉइंट डी। इसका लोअर सेगमेंट कितना है? डीबी। और इसका अपर सेगमेंट कितना है? एडी। है कि नहीं? अब ये जो डीबी है ये लेस देन एडी है, मतलब जो ईपी है वो लेस देन 1 होगा। सब बच्चों को ये ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व हम कैसे निकालेंगे पॉइंट मेथड के थ्रू इलास्टिसिटी, ये क्लियर हो रहा है। यहां पर फॉर्मूला हम लोग लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट लगा रहे हैं, समझ में आ रही है बात? अब आते हैं सेकेंड केस पर, वो है ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व। नॉन लीनियर डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? जब डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या है? ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व, इसका मतलब क्या है? आओ जरा देखा जाए। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर प्राइस, यहां पर क्वांटिटी डिमांड, ये एक डिमांड कर्व है, ठीक है ना? अब मैंने बोला कि मेरे को लेट्स से एक नॉन लीनियर डिमांड कर्व मतलब एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व नहीं है। अब जिस भी पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी निकालनी होगी, उस पॉइंट से बेटा आपको एक टेंजेंट पास करना होगा, तब आपका बनेगा। लेट्स से ये पॉइंट ए हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। अब इस पॉइंट पर अगर इलास्टिसिटी निकालनी है तो ईपी एट पॉइंट ए कैसे हो जाएगी? लोअर सेगमेंट कितना है? ए एफ। अपर सेगमेंट क्या है? ई ए। दोनों बराबर बराबर हैं, इसलिए ईपी इक्वल्स टू 1। तो जिस भी पॉइंट पर तुम्हें इलास्टिसिटी निकालनी है, उस पॉइंट से तुम्हें टेंजेंट पास करनी पड़ेगी, और तभी तुम ऐसा नॉन लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर पा रहे होगे। यहां तक समझ में आ गया? चले बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। चलिए बढ़ते हैं यार। अब जो हमारा अगला टॉपिक शुरू होने जा रहा है ना, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये काफी थियोरेटिकल टॉपिक है, लेकिन याद रखना यहां से बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन और बहुत सारे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ये टॉपिक बोलता क्या है? टॉपिक कहता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी डिमांड या तो इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। इलास्टिक होने का मतलब क्या है? इलास्टिक होने का मतलब है फ्लक्चुएट करेगी, इनइलास्टिक का मतलब है फ्लक्चुएट नहीं करेगी डिमांड। तो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा, इसमें बच्चा गलती क्या करता है ना, कोई 5-6 पॉइंट प्रिपेयर कर लेगा और तुम 5-6 पॉइंट प्रिपेयर करके गए हो, पेपर में वो वाला पॉइंट पूछ लेंगे जो तुम पढ़ के नहीं गए होगे। इसलिए सारे पॉइंट पढ़ने बहुत जरूरी हैं। इसीलिए मैं जिस स्ट्रक्चर्ड में इसको लिख रहा हूं, ये तुम्हारे दिमाग में ठक से सारी बातें फीड हो जाएंगी, ठीक है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स पहला पॉइंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या है? एक प्रोडक्ट के मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं या नहीं है।
जैसे मान लो फोन्स, ठीक है ना, ये सैमसंग, ये आईफोन, तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अगर कभी भी बहुत ज्यादा और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे मार्केट में, तब डिमांड फ्लक्चुएट कर सकती है। इसका मतलब डिमांड होगी इलास्टिक। और अगर किसी भी गुड्स के, मान लो इस सैमसंग फोन का कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में आता ही नहीं, जैसे एक समय नोकिया के साथ था, तो उसकी डिमांड को फ्लक्चुएट नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब उसकी डिमांड होती इनइलास्टिक। समझ में आ रही है बात? वैसे ही अगला पॉइंट लेकर आ रहे हैं हम, नेचर ऑफ कमोडिटी। सामान है कैसा, गुड्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस नेचर का है? क्या वो नेसेसरी कमोडिटी है जिसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता, जैसे सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, तो उसकी डिमांड बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं करेगी, मतलब उसकी डिमांड इनइलास्टिक होने वाली है। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लग्जरी और कंफर्ट की कैटेगरी में आता है, वो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, तो उसकी डिमांड फ्लक्चुएट होगी, मतलब उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। आई होप तुम्हें ये पॉइंट्स मैं एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा पा रहा हूं। चलें आगे बढ़े। अगला पॉइंट है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, मतलब इनकम का कितना हिस्सा आप खर्च कर रहे हो कोई भी कमोडिटी के ऊपर। अगर बहुत कम हिस्सा खर्च कर रहे हो, मतलब स्मॉलर प्रपोर्शन अगर खर्च कर रहे हो, तो आपकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। जैसे कि क्या? जैसे कि लेट्स से आपकी इनकम है 50,000 रुपीज पर मंथ, और आपको कोई पेन खरीदना है 5 रुपए का, तो 50,000 कमाते हो, 5 रुपए का पेन तो खरीद ही सकते हो। तो 5 रुपए आपकी इनकम का एक स्मॉलर प्रपोर्शन है, और जब भी स्मॉलर प्रपोर्शन खर्च होगा, उस केस में ज्यादा नहीं सोचा जाएगा और डिमांड आपकी इनइलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा, लार्जर प्रपोर्शन खर्च करने वाले, लेट्स से आपको फोन खरीदना है और आप 50,000 रुपए कमाते हो, और लेट्स से 40,000 रुपए का फोन खरीदा है, आप अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च करने वाले हो, तो उस समय काफी सोचोगे, उस समय काफी डिमांड फ्लक्चुएट होगी, मतलब उस केस में डिमांड होने वाली है इलास्टिक। समझ पाए? अगला पॉइंट क्या है बेटा? द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। एक सामान के कितने इस्तेमाल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसके बहुत सारे इस्तेमाल, लाइट जलाने के काम आएगा, पंखा चलाने के काम आएगा, ये रिकॉर्डिंग के लिए काम आ रहा है, इधर एसी चल रहा है, एसी चलाने के काम आएगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस होंगे, तो उसकी डिमांड हमेशा फ्लक्चुएट करेगी, मतलब उसकी डिमांड होने वाली है इलास्टिक। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का सिंगल यूज है, सिर्फ एक ही चीज के काम है, जैसे पैरासीटामोल, बुखार आएगा तो ही खाना है, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक। पेपर देखने जा रहे हो, स्टेशनरी की डिमांड क्या हो जाएगी? सिंगल यूज है, लिखने के ही काम आने वाला है, इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है टाइम फैक्टर, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो आप कंज्यूम करने जा रहे हो, उस कंजम्पशन के प्रोसेस में कितना समय है आपके पास। अगर कोई प्रोडक्ट तुम्हें जल्दी कंज्यूम करना है, शॉर्ट पीरियड में कंज्यूम करना है, तो उसमें तुम ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं कर सकते, उस केस में डिमांड होगी इनइलास्टिक। लेकिन कोई प्रोडक्ट तुम्हें ऐसे कंज्यूम करना है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम कभी भी कर सकते हो, तो उस केस में तुम्हारे लिए डिमांड हो जाएगी इलास्टिक। जैसे कि तुम्हारा 2 दिन बाद एग्जामिनेशन है और तुम्हें स्टेशनरी खरीदना है, तुरंत खरीदना पड़ेगा, तो स्टेशनरी की डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। लेकिन फेयरवेल में तुमको क्या सूट पहनना है, लॉन्ग पीरियड में कंजम्पशन करना, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक। सर फेयरवेल की बात मत किया करो सर, बड़ा अच्छा लगता है, सोच रहा हूं कि फेयरवेल के दिन वो कितनी अच्छी, अरे बहुत अच्छी लगेगी, तुमसे बात नहीं करेगी, बस आओ इधर आओ, पढ़ाई कर लो। चलो, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन मतलब किसी भी गुड का कंजम्पशन आज छोड़ के या कल कर सकते हैं, या उसका कंजम्पशन किसी फ्यूचर डेट पर टाल सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड पोस्टपोन की जा सकती है, तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। और कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। मान लो तुम्हें फीवर चढ़ा है, तुम्हें क्रोसिन खानी है, तुम्हें खानी पड़ेगी, नहीं तो फीवर और हो जाएगा, तो उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसकी डिमांड इनइलास्टिक। तुम्हें बाहर जाकर पार्टी करना है, उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, उसकी डिमांड इलास्टिक हो। इसीलिए बॉयज का प्लान गोवा जाने का कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि वो पोस्टपोन किया जा सकता है। अब आते हैं प्राइस रेंज के ऊपर। जो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं और जो बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी डिमांड कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होती, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। बिकॉज जो बहुत महंगा प्रोडक्ट कंज्यूम करता है वो बहुत अमीर होता है, और जो बहुत सस्ता प्रोडक्ट कंज्यूम करता है तो उसको उतना तो कंज्यूम करेगा। सॉल्ट की डिमांड, और उसी की जगह लेट्स से मर्सिडीज की डिमांड, तो जो मर्सिडीज खरीदने वाला वो खरीद लेगा, वो नहीं सोचेगा कितने की आती है।
तो उस केस में डिमांड इनइलास्टिक होगी। लेकिन जो मॉडरेट प्राइसेस में सामान आते हैं उसकी डिमांड, क्योंकि मिडिल क्लास कंज्यूमर होता है तो उसकी डिमांड बहुत फ्लक्चुएट करेगी, इलास्टिक होगी। अब आते हैं हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। अब कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जिनको फूफू करने की आदत होती है, ओहो उनको बुरी आदतें लग जाती हैं भाई, वो हैबिचुअल है किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए। क्या चंदू, फूफू करने की आदत कितने पड़े हैं जेब में, वही वाली बात कर रहा हूं। कुछ हैबिचुअल हैं तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, मगर अगर नॉट हैबिचुअल है, किसी को भी कोई गंदी आदत नहीं है, किसी भी चीजों के पीछे परेशान नहीं है, तो वो डिमांड इलास्टिक। जैसे मेरे कोई गंदी आदत चाय पीने की, अरे बाप रे बाप, इतनी अच्छी क्यों होती है यार चाय। सुनो, एक राय है, इश्क से बेहतर चाय है। इतनी खूबसूरत लगती है मुझे चाय। अरे भाई, मैं गर्मी की दोपहर में पसीना टपटपाता हुआ, सूरज निकला होगा, मैं चाय पीऊंगा। मेरा ये मेरे बेतहाशा मोहब्बत है मुझे चाय से, तो मैं चाय का हैबिचुअल हूं। तो कितने की भी आ जाए, चाय की डिमांड मेरे लिए इनइलास्टिक होगी। मान लो तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमको चाय नहीं पीनी अच्छी लगती है, तुम्हारे लिए चाय की डिमांड इलास्टिक होगी। आज सिंपल एज दैट। सब बच्चों को समझ में आया। फिर हम बढ़ते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर। अगर तुम बहुत रईस हो, रिच हो, साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे हो, ठीक है, तब तुमको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के पीछे नहीं सोचना पड़ेगा, मतलब तुम्हारी डिमांड इनइलास्टिक होगी। तुम मिडिल क्लास हो, हमारे तुम्हारे जैसे एक जैसे लोग हैं, हम लोग जूडियो के कपड़े पहन रहे हैं, हाँ मिडिल क्लास है, गरीबों का सरोजी नगर, ठीक है ना। तो हमारी डिमांड क्या होगी, हमेशा इलास्टिक, फ्लक्चुएट करती रहेगी। सब बच्चों को यहां तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। चले अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए मेरी जान, और अगला टॉपिक है हमारा इनकम इलास्टिसिटी। बेटा ये इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? आसान भाषा में, इनकम के चेंज होने से डिमांड पर जो चेंज आएगा उसको हम इनकम इलास्टिसिटी कहेंगे। तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने की वजह से जो डिमांड पर चेंज आएगा उसे इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? EY इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से जब डिमांड पर जो चेंज आएगा उसको हम इनकम इलास्टिसिटी कहेंगे। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? अब हम टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी में हम पहला जो इलास्टिसिटी पढ़ने जा रहे हैं उसे बोलेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अगर देखो, इनकम को हम वाई से लिखेंगे, ठीक है ना सर। आई से क्यों नहीं लिखते? आई से इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। अगर इनकम बढ़ेगी और डिमांड बढ़े, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ऐसा नॉर्मल गुड्स के साथ देखा जाता है, हालांकि इसके भी 3 केसेस हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और अगर इनकम बढ़े और डिमांड कम हो जाए, इनकम बढ़े और डिमांड कम हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। और इसके अलावा जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इनकम बढ़े या घटे, डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसको हम लोग जीरो इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। 3 टाइप समझ में आया? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम बढ़े डिमांड बढ़े, पॉजिटिव है। इनकम बढ़े डिमांड कम हो जाए, इनकम बढ़े या घटे डिमांड हमेशा कांस्टेंट हो जाए, तो उसको जीरो इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब हम आते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के और इसके टाइप्स पढ़ते हैं। चलो भाई, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के 3 केसेस हैं। पहला केस क्या है? पहला केस है इनकम इलास्टिक। पहला केस होता है इनकम इलास्टिक। तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके मेरे साथ साथ लिख भी सकते हो। इनकम इलास्टिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। कहने का मतलब क्या हुआ कि डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है और इनकम में कम चेंज आ रहा है। लेट्स से मैं बोलूं इनकम मेरी 20% से बढ़ रही है और डिमांड मेरी 30% से बढ़ रही है, तो उसे हम इनकम इलास्टिक कहेंगे। ऐसा देखा जाता है बेटा लग्जरी गुड्स के केस में। जैसे एक इंसान की थोड़ी सी भी इनकम बढ़ती है, वो फटाफट से लग्जरी गुड्स कंज्यूम करने लग जाता है। अब इनकम इलास्टिक पढ़ा
इसी का उल्टा पढ़ेंगे इनकम इन इलास्टिक। ठीक है ना, पहला पढ़ा इनकम इलास्टिक, अब पढ़ते हैं इनकम इन इलास्टिक। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, आओ जरा मेरे साथ साथ लिखो। परसेंटेज, इसी का उल्टा चीज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। कहना क्या चाहते हैं कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी वैसे वैसे मेरा जो डिमांड है वो उतना इंक्रीज नहीं हुआ। जैसे मेरी इनकम 20% से बढ़ी और मेरी डिमांड इस तरह के प्रोडक्ट्स की सिर्फ 10% से बढ़ी, मतलब इनकम ज्यादा बढ़ रही है, डिमांड कम बढ़ रही है। इस कैटेगरी को बोलते हैं हम लोग, या यहां पर जो गुड्स आएंगे वो आएंगे नेसेसरी कमोडिटीज, नेसेसरी गुड्स। अब ऐसा थोड़े ना है कि मैं ज्यादा पैसे कमाने लगूंगा मैं तो चाय में ज्यादा चीनी पीने लगूंगा, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इनकम इलास्टिक समझ में आया, ये क्या होगा, EY मोर देन 1। इनकम इनलास्टिक समझ में आया, EY लेस देन 1। अब तीसरा केस है यूनिटरी इलास्टिक का। आओ जरा मेरे साथ वो भी लिखो। तीसरा केस है यूनिटरी इलास्टिक। अब ये तो आसानी से बता सकते हो, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसको बोलते हैं EY इज इक्वल्स टू 1। सब बच्चों को समझ में आ गया ये केस क्या है, और इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है, मतलब जितना प्राइस में, जितना इनकम में चेंज हो रहा है उतना ही तुम्हारा चेंज जो है वो डिमांड में देखा जाएगा। मतलब लेट्स से इनकम 20% से बढ़ रही है, डिमांड भी 20% से चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है सब बच्चों को पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है। एक एक बच्चे को आंखों के रास्ते दिल में उतर गया है ना भाई। आ जाए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी के ऊपर, आ जाए मेरे भाई। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, और इसका एग्जाम्पल होता है इंफीरियर गुड्स। इसके ऊपर केस स्टडी बनकर पेपर में क्वेश्चन बाहें फैलाकर इंतजार करेगा तुम्हारा। ठीक है ना भाई। अगले इलास्टिसिटी के ऊपर आ जाएं, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। आओ भाई लिखते हैं। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या, इनकम बढ़े चाहे कम हो जाए डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहती है। यह केस होता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का मतलब सॉल्ट, शुगर, मेडिसिन, इसका केस होता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इनकम के बढ़ने या घटने से डिमांड पर कोई चेंज नहीं आता, हमेशा फिक्स रहते हैं। चलो भाई, अगली टाइप ऑफ इलास्टिसिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगली टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है बेटा जी क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, प्राइस लेट्स से गुड X का चेंज हो रहा है और डिमांड गुड Y की चेंज हो रही है, तो इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे। कैसे लिखेंगे, आओ देखो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पर जो चेंज आएगा उसको हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी कहेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, EXY कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड X विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड Y। डिमांड X की चेंज हो रही है, बिकॉज ऑफ प्राइस Y की चेंज हो रही है, तो इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोला जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, EXY इज इक्वल्स टू डेल्टा QX अपॉन डेल्टा PY इंटू PY अपॉन QX। यहां पर क्वांटिटी किसकी है, X की, और प्राइस किसका चेंज हो रहा है, Y का। सब बच्चों को यहां तक बात समझ में आई है। अब आते हैं इसके भी टाइप्स के ऊपर। इसका टाइप क्या है, पहला है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ध्यान से देखना, 100% केस स्टडी आएगी यहां से। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी के ऊपर आते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे और आप समझेंगे, बताना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बोलूं प्राइस ऑफ Y इज इंक्रीजिंग, कोई गुड Y है, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से होता क्या है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ X इज इंक्रीजिंग। अब मुझे यह बताओ ये कौन से गुड्स हुए, एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है जिसकी वजह से
दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। ऐसा देखा जाता है सब्स्टिट्यूट के केस में। ऐसा कहां देखा जाता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। इसमें क्या रिलेशनशिप दिख रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है। कैसे समझा सकते हैं ये बात? कि लेट से प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोलगेट बढ़ रहा है। पेप्सोडेंट महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से कोलगेट की डिमांड बढ़ रही है। इसको पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे। इसी का उल्टा नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हुआ? मतलब प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कम हो रहा है। यह क्या हो रहा है? मान लो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ कार कम हो रही है। इसको बोलेंगे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। इसका ये किसकी चीज का केस हो गया? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस। बात समझ में आ रही है आपको? पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड कम हो जाना। सबको आ रहा है ना समझ? अब आते हैं पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी के ऊपर। अगला है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। आओ फटाफट से देखते हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, change in price of good X does not affect quantity demand of good Y। ऐसा होता है अनरिलेटेड गुड्स के केस में। अनरिलेटेड गुड्स के केस में ऐसा किस में होता है? अनरिलेटेड गुड्स के केस में होता है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि लेट्स से मैं बोलूं कि यार प्राइस ऑफ शूज बढ़ गए, जिसकी वजह से ये माउस की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? अरे शूज के प्राइस बढ़ने से माउस की डिमांड पर क्या कोई रिलेशन ही नहीं है? तो जब कोई रिलेशन नहीं होगा, उसको क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाएगा। क्या यहां तक तुमको सारे टॉपिक समझ में आ गए? चले बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। और अब मजा बढ़ने वाला है। अब मजा आने वाला है भाई, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स। तो भाई मैं कैलकुलेटर खोल ले रहा हूं, मस्त तुम लोग भी खोल लो और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करेंगे और बढ़िया बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी हमारी। आओ जरा देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 50 to 30। तो प्राइस जो है भाई वो फॉल कर रहा है। पहले 50 था, अभी 30 हो गया। रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द परचेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 220। क्वांटिटी डिमांड के साथ क्या हो रहा है? पहले 200 यूनिट्स थी, अभी 220 यूनिट्स हो गई। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमको ईपी निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। सिंपल। चेंज इन क्वांटिटी कितना हो रहा है? 20। चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है? 20 इंटू इनिशियल प्राइस कितना है? 50 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 200। सॉल्व कर लें भाई। 5 4 तो इसका आंसर आ गया 0.25। मतलब ईपी इज लेस देन 1। सब बच्चों को पहला क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ समझ में आया है। याद रखना इसके पहले जो माइनस साइन होता है उसको आप इग्नोर करेंगे, बिकॉज वो लॉ ऑफ डिमांड को सिग्निफाई करता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 4 पर यूनिट। मतलब जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांड 50 है। इफ द प्राइस फॉल्स बाय 25%, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है आपको 25%। इट्स डिमांड राइजेस टू 100 यूनिट्स। डिमांड कितनी हो गई? 100। तो आप यार फटाफट से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी निकाल दो यार। डिफरेंस कितना है? 50। इनिशियल कितना है? 50 इंटू 100। तो यहां से कितना आ गया? 100%। अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 25। तो आंसर हो जाएगा
4 बोले तो ईपी मोर देन 1 इसका कंक्लूजन होगा। सब बच्चों को यहां तक का क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है हम कैसे कर रहे हैं? आगे बढ़े मेरी जान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट अ प्राइस ऑफ 4 पर यूनिट, जब प्राइस है 4, कंज्यूमर बायस 50 यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांड है 50। ठीक है भाई, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। तुम ये जो ईपी -2 दे रखा है, माइनस साइन इग्नोर करना, माइनस क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड। हाउ मेनी यूनिट्स विल कंज्यूमर बाय एट प्राइस 3? जब प्राइस 3 हो जाएगा तो कंज्यूमर कितना बाय करेगा? तुम मेरे को आराम से और एक लॉजिक लगाकर बताओ, जो मैं पूछूंगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बताना। अगर बेटा जी प्राइस फॉल हो रहा है तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड आंसर 50 से ज्यादा आएगा या 50 से कम आएगा? बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, तो डिमांड बढ़कर ही आएगी। अब फॉर्मूला लगाते हैं। ईपी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू पता नहीं है तो तुमने डेल्टा क्यू एज इट इज लिख दिया, ईपी 2 है, माइनस साइन इग्नोर करो। डेल्टा पी कितना है? 1। प्राइस इनिशियल कितना है? 4। क्वांटिटी इनिशियल कितनी है? 50। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो 2 इंटू 50/4 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो यहां से कितना आ गया डेल्टा क्यू? 25 आ गया डेल्टा क्यू। मतलब चेंज इन क्वांटिटी कितनी होनी है? 25। चेंज इन क्वांटिटी, तो ये आंसर कितना होगा? 25 से बढ़ जाएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 75। सबको समझ में आया 75 क्यों आया? 25 से चेंज आना है, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से 25 से बढ़ना चाहिए आंसर। तो 50 + 25 आंसर कितना आ गया? 75। अलग अलग टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं बेटा आपको। अब फिर क्या है? द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस 8 पर यूनिट। जब प्राइस 8 है बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड इज 600। इफ प्राइस फॉल्स बाय 25%, अब प्राइस दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है 25%। क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 120 यूनिट्स। क्वांटिटी डिमांडेड 120 से बढ़ गई हैं, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड 720 हो गई है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इज इट इलास्टिक डिमांड? अब देखो आंसर निकालने का तरीका कितना अच्छा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाल दो। डिफरेंस कितना है बेटा? 120। इनिशियल कितना है? 600 × 100, 20% आ गया। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा? 20/25, ये आ गया 0.8 एंड ईपी विल बी लेस देन 1। तो पूछा इज डिमांड इलास्टिक? नहीं, तुम लिखोगे डिमांड इज इन इलास्टिक। बात समझ में आ रही है बेटा जी? एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल उम्दा तरीके से हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। लिखा क्या है? कैलकुलेट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम, प्राइस इंक्रीज हो रहा है 4 to 6। अब तुम ऑब्वियस सी बात है गेस कर सकते हो, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड फॉल होनी चाहिए। द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड वाज 40 एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5। ईपी कितना है? 0.5। अब ऑब्वियस सी बात है प्राइस बढ़ा है तो डिमांड फॉल ही होगी। तो कैसे लिखाएंगे? 0.5 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना है हमें नहीं पता, लिख दिया एज इट इज। डेल्टा पी कितना है? 2। इनिशियल प्राइस कितना है? 4 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 40। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 10। तो 0.5 इंटू 2 इंटू 10, तो ये कितना आंसर हो जाएगा भैया? 0.5 अपॉन ये आ गया 10, 10 इसका आंसर आ गया डेल्टा क्यू। और प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, इसका आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है ना भाई? तो भाई अब जाकर आपका पूरा पूरा चैप्टर यहां पर जाकर खत्म होता है। ठीक है ना भाई? तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है डेडिकेटेड बैचेस के अंदर स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आप हमारे साथ स्पार्टन्स
या फतेह कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। या आपको दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। साथ में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से ये पूरी पीपीटी डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।